हे गाइस, उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। इतनी गर्मी, ऊपर से हीट वेव्स, ऊपर से पॉलिटिकली हीटेड कमेंट्री बाय सम बीजेपी हेरेटिक लीडर्स। वैसे मुसीबत तो हमारे देश में कभी कम होता नहीं है। बाकी अब अलकायदा ने आके जोड़ लिया, बेकायदा घोषित कर दिया कि दे आर गोइंग टू टारगेट 4 सिटीज विद सुसाइड बॉम्बर्स। जो भी है, अपना नेशनल सिक्योरिटी तगड़ा है, तो उसकी टेंशन तो फिलहाल है नहीं। बाकी बहुत गर्मी है, तो अपने आप को हाइड्रेट रखिए, कुछ ना कुछ पीते रहिए। पानी की बात कर रहा था। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें। खैर, आज मैं ये सब पे बात नहीं करूंगा कि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने क्या बोला, किसको बोला। वो टॉपिक कभी किसी और दिन। लेकिन आज मैंने इंडिया चाइना रिलेशंस को उठाया है। मैं इसके बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द वीडियोस में इंडिया चाइना बॉर्डर रिलेशंस एंड इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है कि प्रेजेंट कंडीशन को समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा पीछे जाके समझना बहुत जरूरी है। इंडिया चाइना रिलेशन की जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री से शुरू करेंगे एंड देन धीरे धीरे प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको भी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन। अच्छा, सो चाइना एक ईस्ट एशियन कंट्री है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन कंट्रीज, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा देश। चाइना 33 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, 5 ऑटोनॉमस यूनिट्स एंड 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में बना है, जिसमें हांगकांग एक वन ऑफ द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। बेजिंग कैपिटल है। हम में से कई सारे को थोड़ा सा लगता है कि शंघाई, लेकिन नहीं, शंघाई इज द मेन इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ चाइना। एंड हांगकांग, जिसको लेके 2 साल पहले तक इतना बवाल चल रहा था, इज द लीडिंग कमर्शियल सेंटर एंड पोर्ट ऑफ चाइना। फन फैक्ट, हांगकांग इज वन ऑफ द 10 मोस्ट कॉस्टलीस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। चाइना की जो टोपोग्राफी है वो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्लेसेस में से भी देखा जाता है, इसीलिए एक्सट्रीम क्लाइमेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। ग्लोबल एथनिसिटी की अगर बात करूं तो 1/5 ऑफ द नेशनलिटी इज चाइनीज नेशनलिटी। चाइना की कल्चरल डेवलपमेंट में आउटसाइड इन्फ्लुएंस बहुत कम देखने को मिलता है, एक्सेप्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म, जो कि इंडिया से ही स्प्रेड हुआ है। क्योंकि चाइना एज अ कंट्री आइसोलेशन में ग्रो कर रहे थे, इसीलिए जब सुपीरियर फॉरेन पावर जैसे कि ब्रिटिशर्स जब चाइना को इन्वेड कर रहे थे, चाइना एकदम से पैरालाइज हो गए थे। ये सब सदमा की वजह से चाइना में रिवॉल्यूशन आया, जो अर्ली 20th सेंचुरी में शुरू हुआ है एंड ग्रेजुअली 1949 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा हुई। अब एंशिएंट सिविलाइजेशन में इंडिया एंड चाइना को जाना जाता है एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। रिच स्ट्रेटेजिक ट्रेडिशन में इंडिया से कौटिल्य की अर्थशास्त्र एंड चाइना से द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्सु, ये दोनों किताब आज भी काफी हद तक रेलेवेंट है इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। एज आई सेड बिफोर, कल्चरल इन्फ्लुएंस में इट वाज वन वे स्ट्रीट। चाइना वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियाज कल्चर एंड नॉट बाय अदर्स। चाइनीज स्कॉलर को इंडिया में इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। अब मॉडर्न टाइम में आते हैं जहां इंडिया के साथ चाइना को कोई फिजिकल कनेक्शन था नहीं, तब तक जब तक चाइना तिब्बत को कैप्चर नहीं किया था। 1950 में चाइना ने तिब्बत में चाइनीज ऑक्यूपेशन जमा लिया। इंडिया ने एक लेटर ऑफ प्रोटेस्ट भी भेजा था एंड वहीं से चाइना के साथ इंडिया की रिलेशन शुरू होता है। 1954 में 5 प्रिंसिपल्स की एक ट्रीटी साइन किया गया था बाय बोथ द नेशंस रिगार्डिंग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसके द्वारा इंडिया चाइना की तिब्बत के ऊपर जो अथॉरिटी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। बट कहानी में ट्विस्ट आता है जब 1959 में दलाई लामा भाग के इंडिया आ जाते हैं एंड इंडिया ने दोनों हाथ से दलाई लामा को ग्रीट करते हुए माओ जेडोंग को गुस्सा दिला देता है। माओ जेडोंग ने इस बात को अच्छे से नहीं लिया एंड ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। अब यहां से दोनों देश में टेंशन शुरू हो जाता है। फिर 1962 में अराउंड 350 चाइनीज ट्रूप्स चुसुल में एक इंडियन पोस्ट को घेराव करके लाउडस्पीकर में ये बताया कि गोरखास को इंडिया के लिए लड़ना नहीं चाहिए और ऐसे करके वो भड़काने की कोशिश की। एंड फाइनली 20 अक्टूबर चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी PLA लद्दाख को इन्वेट कर लिया अक्रॉस द मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन एक मैप में किए गए डिमार्केशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब इसके बाद कई सारे नेगोशिएशंस देखने को मिलता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। चाइना ने बार्गेन करते हुए तवांग रीजन की मांग की। तवांग रीजन इज द बर्थप्लेस ऑफ दलाई लामा एंड ऑन द अदर साइड इंडिया ने माउंट कैलाश मानसरोवर, जो कि तिब्बत में है, उसकी मांग करी। और इसका कंसीक्वेंस में 2520 माइल की फ्रंटियर, जो दुनिया के सबसे बड़े इंटरस्टेट बॉर्डर्स में से है, अभी तक वो अनडिफाइंड है। और यही अनसेटल्ड बॉर्डर की फायदा अब तक चाइना उठाता हुआ आ रहा है।
और इसी वजह से दिल्ली को भी हम्बल रहना पड़ता है। और ये सब के अलावा भी चाइना के पास और एक रीजन था जो वो इंडिया के अगेंस्ट यूज करते हैं, वो है कोल्ड वॉर अलाइनमेंट। क्या हुआ था कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया की अलाइनमेंट रशिया की तरफ था और दूसरी साइड में यूएस, चाइना और पाकिस्तान की एक गठबंधन थी। कोल्ड वॉर वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, उसके बाद एक पावर हेजमनी शुरू हुआ था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। तो चाइना इसी अलाइनमेंट को मेंटेन करते हैं इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट यूएस इज नॉट इन सपोर्ट ऑफ चाइना एनीमोर। कश्मीर इशू में भी चाइना इंडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। अब रिसेंट कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कैसे चाइना अपना नेवल प्रेजेंस इंडियन ओशन में बना रहे हैं, हु विल बी द न्यू डिक्टेटर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, एंड मोर रिसेंटली द न्यूक्लियर राइट। Now, how PRC, that is People's Republic of China, shaped country's politics. From 1953 to 57, 5 सालों में they have achieved tremendous growth with respect to land. चाइना की एवरेज नेशनल इनकम 8.9% था, whereas उसी टाइम पर इंडिया की ग्रोथ was hovering at around 3.5 to 4%, जिसको फेमसली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता है। चाइना ने शुरुआत में बेसिक इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया जो इवेंचुअली प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करे। So what I thought, they were producing airplanes, automobiles, heavy machinery, power generating equipments, mining equipments and many more. Now after 1962 war, करीबन 15 साल तक इंडिया चाइना में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस कुछ खास था नहीं। As a foreign minister, Mr. Atal Bihari Vajpayee China visit किया in 1979, which also ended the chill that was created in 1962 war. कई सारे आर्टिकल्स एंड जर्नल्स राजीव गांधी के विजिट के बारे में लिखते रहते हैं और वाजपेयी जी को कुछ खास मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन वाजपेयी जी ने ही शुरू किया था 10 साल पहले, एज इन 1979, एंड राजीव गांधी जी चाइना विजिट किया था इन 1988। अब फिलहाल 2018, 19 और 20 में इंडिया चाइना रिलेशंस को देख के ऐसा लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं। 2018 में मोदी जी इनफॉर्मल मीटिंग किया है वुहान में विद चाइनास प्रेसिडेंट जिनपिंग। 2019 में सेकेंड इनफॉर्मल मीटिंग इन ममल्लपुरम जो चेन्नई में है, वहां पे वुहान में किए गए बातों को रीएस्टैब्लिश किया गया। 2020 में देयर वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ 70th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और ये सब के बाद फिर हुआ गलवान रिवर वैली में हमला, जो कि 16 जून 2020 को हुआ था। अब मॉडर्न टाइम्स में इंडिया चाइना की रिलेशन कहाँ पर खड़े हैं, इंडो पैसिफिक के बारे में डिस्कस करूंगा और चाइना किस तरीके से हमारे नेबर्स को एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा के रखे हैं और व्हाट आर द ट्रेड इंपैक्ट्स दैट वी आर गोइंग थ्रू विद चाइना, ये सब के बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।